ठीक है। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजंता बाघ की गुफाओं से, ठीक है। कहाँ से? अजंता एवं बाघ यहाँ की गुफाओं से प्राप्त हुए, ठीक है ना, यहाँ से ये प्राप्त हुए। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके लिए, दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न हो जाता है आपके लिए, देखिए, अजंता गुफाओं की खोज किसने की, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं, इनकी खोज किसने और कब की थी? इनकी खोज किसने और कब की थी? यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अजंता के गुफाओं की खोज किसने की थी? तो देखिए, खोज कब हुई थी? तो खोज हुई थी 1819 में। कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। और विलियम्स एरिक्सन और जॉन स्मिथ ने, किसने की थी? दो नाम है देखो, एक तो एरिस्कन और जॉन स्मिथ, दोनों ने अजंता गुफाओं की खोज की थी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा का। मारवाड़ की जो हितकारिणी सभा है उसकी खोज, उसका गठन कब हुआ था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। बता दीजिए फटाफट से। देखो, 1918 कब? 1918 याद रखना, 1918, ठीक है। कब? 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो देखो, नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए प्रश्न, कौन सा? पिपलाज माता मंदिर। कौन सा? पिपलाज माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिपलाज माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, फटाफट बता दीजिए, पिपलाज माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो, पिपलाज माता मंदिर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? पिपलाज माता मंदिर राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। पिपलाज माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजसमंद में स्थित। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग? किसमें? मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए? मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग यहाँ पर बताए गए थे? बता दीजिए फटाफट से, मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए? ठीक है, तो मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दुर्ग यहाँ पर मनुस्मृति में बताए गए। ठीक है, याद रह जाएगा, 6 प्रकार के दुर्ग मनुस्मृति में बताए गए। आगे चलिए।
बिना ईसर की गणगौर, ठीक है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? ठीक है, कहाँ मनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर? तो बिना ईसर की गणगौर देखो कहाँ पर, जैसलमेर, याद रह जाएगा नाम, जैसलमेर, जैसलमेर में मनाई जाती है। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर? जैसलमेर में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? कौन सी हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, ऐसे प्रश्न के ऑप्शन देने की देखो जरूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको आते हैं और जहाँ तक आपको ये से प्रश्न रिकॉल नहीं होंगे, दोबारा से आपको याद नहीं आएंगे, वहाँ तक ये प्रश्न आपके लिए स्थायी नहीं होने वाले। तो याद करने का प्रयास करें कि कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिना ऑप्शन के भी आपको जब पता चल जाता है तो फिर आप उसका आंसर आसानी से एग्जाम में दे सकते हैं। और यदि ऑप्शन के भरोसे रहोगे तो गलत होने की तो थोड़ी सी संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो उसी से बचने के लिए आपको देखो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि आपका जो आंसर है वो सीधा सीधा निकल कर आना चाहिए। जैसे कोई प्रश्न आता है आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए चैत्र पूर्णिमा कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए मेले में, ठीक है। तो देखो रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? कौन सा? रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, फटाफट से कमेंट करके आपको आंसर देने। रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, प्रश्न है रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है। चलो ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन है पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा झुंझुनू और चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, चार ऑप्शन हो गए, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और बाड़मेर। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है झुंझुनू। यानी रानी सती का मेला कब लगता है? झुंझुनू में लगता है। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये लगता है आपका भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को रानी सती का मेला लगता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो इसी पर एक प्रश्न और बनता है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि रानी सती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनका अन्य नाम बताना है, दूसरा नाम। ठीक है, रानी सती का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, क्या होने वाला है? तो रानी सती का जो दूसरा नाम है वो है दादी सती। ठीक है, एक प्रश्न और यहाँ पर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो क्या है कि इनके पति का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनके पति का नाम भी पूछ लिया जाता है।
तो पति का नाम तन धन दास, याद रहेगा आपको, तन धन दास, तन धन दास इनके पति का नाम था। ठीक है, एक चलो एक प्रश्न और यहीं से मेले से रिलेटेड हम प्रश्न पूछ लेते हैं। मेले से रिलेटेड एक प्रश्न और है कि त्रिनेत्र, कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ पर लगता है? रणथंभौर में लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? रणथंभौर में लगता है। तो कब लगता है ये आपको बताना है। ठीक है, तीनों प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। त्रिनेत्र गणेश कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। इनका मेला कहाँ लगता है? रणथंभौर में लगता है। लेकिन लगता कब है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को लगता है। ये पूरा याद रखना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी जो है वो धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। इन्हीं पर प्रश्न सीध देखो, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आपको नजर आते हैं, लेकिन उनके जब आंसर देते हो आप तो बहुत सारे आंसर आपके जब फाइनल आंसर किसे बनाते हो तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की। वो आपको गलती नहीं करनी। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी यहाँ पर आज से डेली। आपको 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 11 से जब तक देखो, जब तक नींद नहीं आ जाती वहां तक एक क्लासें चलती रहेगी। तो देखिए, ठीक है, आगे समझ में, यानी इस देखिए आगे चले तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। देखो कौन सा प्रश्न है, देखो थोड़ा सा समझना इसको, थोड़ा सा इस तरह से अपन समझ सकते हैं। ये आपका राजस्थान है। ठीक है, ये पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपको बताना है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई बतानी, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण तक आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए कितनी है। ठीक है, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर। और चलो दूसरा प्रश्न भी यहीं से बन जाता है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की हो गई 826। तो अब आपको बताना है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, फटाफट कमेंट करके बता दो, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। चलो एक प्रश्न आपके लिए सीधा सा, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देना। मैं भी नहीं, बाद में देख करके जिन जिन के राइट होंगे मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की थोड़ी सी संभावना ज्यादा रहती है। जैसलमेर का राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना भाग है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसमें जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है कितना भाग है?
यानी राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जैसलमेर में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि आपको राजस्थान का क्षेत्रफल पता है और जैसलमेर का क्षेत्रफल पता है तो कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो। ठीक है, जर्नी याद ही रहे से प्रश्न, कैलकुलेशन करके भी आप बता सकते हो भाई नहीं। ये कैलकुलेशन के आधार पर आप बता सकते हो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 11.22%, 11.22% क्षेत्रफल जैसलमेर का भाग है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो क्षेत्रफल की बात आ जाती तो अब आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल बताना है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। याद रहेगा, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यही है। सबसे कम क्षेत्रफल की बात कर ले तो सबसे कम क्षेत्रफल अब आपको बताना है किस जिले का है। सबसे कम क्षेत्रफल राजस्थान में किस जिले का है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट अब आपसे प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? विक्रम संवत का प्रारंभ आपको बताना है। ठीक है, विक्रम संवत का प्रारंभ आपको बताना है। याद रहेगा सबको, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रहना चाहिए। एक प्रश्न काफी कैलकुलेशन करने में काम आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद है, इसका मतलब आपके कैलकुलेशन काफी सटीक होने वाले आगे एग्जाम। फिर कई बार ये प्रश्न एग्जाम में काफी हेल्प करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें तो देखो, तीर्थराज मेला, कौन सा मेला? तीर्थराज मेला कहां पर लगता है? तीर्थराज मेला कहां पर लगता है? तीर्थराज मेला कहां पर लगता है? ठीक है, जिले पूछा जाए तो जिले लगता है धौलपुर। कौन सा जिला? धौलपुर में लगता है। स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान कौन सा है? मचकुंड। कौन सा? मचकुंड। मचकुंड धौलपुर में तीर्थराज मेला लगता है। ठीक है, तीर्थराज मेला कहां पर लगता है? मचकुंड में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, नाकोड़ा जी का मेला कहाँ लगता है? श्री नाकोड़ा जी, श्री नाकोड़ा जी का मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, तो ये बालोतरा में लगता है। कहाँ पर लगता है? बालोतरा में ये मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? बालोतरा में ये मेला लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, कौन सा? कि सर्वाधिक पशु मेले, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं?
तो सर्वाधिक पशु मेले राजस्थान में कहाँ पर लगते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? तो सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो लगते हैं नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? नागौर में लगते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? नागौर में लगते हैं। यहीं से दूसरा प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले कौन से? पशु मेले नहीं, सर्वाधिक मेलों की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? ठीक है, सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो सर्वाधिक मेलों की बात करें तो ये लगते हैं आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में। ठीक है, कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में लगते हैं। सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो ये नागौर में, और सर्वाधिक मेलों की बात करें तो ये हो जाते हैं आपके कौन से? डूंगरपुर में। चलो एक प्रश्न यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ठीक है, जो लोग हाड़ौती से बिलोंग करते हैं वो इस प्रश्न का आंसर सटीक बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, हाड़ौती का जो सबसे बड़ा मेला होता है वो कहाँ लगता है? कौन सा मेला है? सीताबाड़ी। कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला है जो कि पारा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आदिवासियों का अर्ध कुंभ। आदिवासियों का अर्ध कुंभ इसी मेले को कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का अर्ध कुंभ इसी मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है चांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। कौन से प्रदेश का? चांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। चांगल मतलब बीकानेर क्षेत्र। तो बीकानेर क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पर लगता है? ठीक है, वो कहाँ पर लगता है? आंसर हो जाएगा आपका कोलायत। कहाँ पर? कोलायत। ठीक है, कोलायत में लगता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा? ठीक है, तो वो आपका हो जाता है घूमर। कौन सा हो जाता है? घूमर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ पर? नाथ द्वारा। कब किया जाता है? होली पर। जो नृत्य किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, नाथ द्वारा में होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा आपका डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? नाथ द्वारा में किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है।
ठीक है, कब किया जाता है? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम आपको पता है, कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। ठीक है, याद रहेगा। डांग नृत्य कहाँ पर किया जाता है? नाथद्वारा में किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। एक प्रश्न जो आपको याद होगा, कौन सा? गुलाबो सपेरा का संबंध है। ठीक है, जो गुलाबो है उसका संबंध किस नृत्य से है? उसका संबंध किस नृत्य से है? तो ये कौन सा नृत्य? कालबेलिया। कौन सा नृत्य? कालबेलिया। यानी कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन कौन है? गुलाब। याद रखना है। ठीक है, चलो नृत्य की बात करें तो एक कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य भी प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य भी प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ पर किया जाता है कबूतरी नृत्य? ठीक है, कबूतरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। कबूतरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है कबूतरी नृत्य? फटाफट कमेंट कर बॉक्स में आपको बताना है कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कबूतरी नृत्य। तो ये चूरू क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? चूरू क्षेत्र पे। चूरू में ये प्रसिद्ध है। चूरू में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, केला देवी मंदिर करौली में मूर्ति स्थापना की गई। केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में। यहाँ पर मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। तो यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना की गई है, किसकी मूर्ति की, वो किसके द्वारा की गई वो आपको बताना है। ठीक है, केला देवी मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना है आपको, केदारगिरी द्वारा। किसके द्वारा? केदारगिरी द्वारा करौली मंदिर मूर्ति स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? याद रहेगा बिल्कुल। चलिए आगे चलिए। दासी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। दासी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको याद रखना है। याद रखोगे तभी जाके आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन के भरोसे देखो, जो ऑप्शन के भरोसे रहेंगे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? एग्जाम हॉल में जब हम प्रश्न करने बैठते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन वहाँ पर होता है। उस कंफ्यूजन को आपको यदि अलग करना है तो आपको प्रश्न का सटीक आंसर आना चाहिए। ठीक है,
तो दासी संप्रदाय के प्रवर्तक में आ जाते हैं मीराबाई। कौन? मीराबाई। दासी जो संप्रदाय है उसके समर्थक में सबसे पहले नाम किसका आ जाता है? मीराबाई का। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है मीराबाई का? तो जन्म स्थान है कुड़की। कहाँ पर है? कुड़की। और कुड़की कहाँ पर है? ब्यावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में। यानी मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? कुड़की, ब्यावर में। दासी संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? किसकी? दासी संप्रदाय की प्रथम पीठ कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए मेड़ता। कहाँ पर? मेड़ता में स्थित है। मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है। एक संप्रदाय से प्रश्न और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चरणदासी संप्रदाय। कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? पहले तो प्रवर्तक आपको बताना है। ठीक है, कौन बताने? प्रवर्तक बताने। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रवर्तक में अब सीधा सा नाम आ जाए चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है और इनका जन्म हुआ था डेरा। कहाँ पर हुआ था? जन्म कहाँ पर हुआ था? डेरा। डेरा कहाँ पर है? डेरा में हुआ था। और डेरा कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है। डेरा कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। प्रथम पीठ की बात कर ले चरणदासी संप्रदाय की, जो प्रथम पीठ है वो कहाँ पर है? तो वो आपको पता होना चाहिए। वो प्रथम पीठ दिल्ली में स्थित है। प्रथम पीठ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं और आपको इनका सीधा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो एक प्रश्न भारत लेवल से भी यहाँ पर बन जाता है कि भारत में जो भक्ति आंदोलन है, कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन। कहाँ पर? भारत में। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई वो कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन में आपके लिए उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या मध्य भारत। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ वो दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी दक्षिण भारत जो है कि एक आस्था का केंद्र है। आस्था दक्षिण भारत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, दक्षिण भारत में आपको ज़्यादा आस्था देखने को मिलेगी। उस हिसाब से आपको याद रखना है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर आस्था आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, आई माता। आई माता को आप सब जानते हैं, लोक देव में आपने पढ़ी है। इनके बचपन का नाम क्या था? ठीक है, कब? बचपन में आपको इनका नाम क्या था? आई माता के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, आई माता के बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए जीजीबाई। क्या नाम था? जीजीबाई। आई माता के बचपन का नाम था जीजीबाई। ठीक है, चलो एक प्रश्न को यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। अभी मैंने बता के बनाया हूँ कि रानी सती, ठीक है, याद आ गया होगा आपको, रानी
सती का मेला कहाँ पर लगता है? रानी सती का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, कमेंट करके बताना आपको रानी सती का मेला कहाँ लगता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, रानी सती का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, रानी सती का मेला कहाँ लगता है, बता दीजिए फटाफट से। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो रानी सती का जो मेला लगता है वो लगता है झुंझुनू में। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, और ये कहाँ पर लगता है? ये झुंझुनू में लगता है। ठीक है, एक प्रश्न और मैंने यहाँ पर बताया था कि रानी सती के पति का क्या नाम था। रानी सती के पति का क्या नाम था? तो ये था तन धन दास। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की देवी। याद आ गया होगा, 1857 की जो क्रांति हुई उसकी देवी कौन थी? 1857 की क्रांति की देवी कौन थी? ठीक है, 1857 की क्रांति की देवी कौन थी वो आपको बताना है। 1857 क्रांति की देवी कौन थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की देवी थी सुगाली माता। कौन सी? सुगाली माता। 1857 क्रांति की देवी थी सुगाली माता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, बदनौर ब्यावर के प्रसिद्ध कुशाल माता मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो पहली बात तो आपको कुशाल माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सा? कुशाल माता मंदिर, ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? ब्यावर। ठीक है, एक प्रश्न क्लियर हो गया, ब्यावर में स्थित है। और ब्यावर में भी जगह पूछ ली जाए तो जगह का नाम है बदनौर। कौन सा? बदनौर। ब्यावर में भी जगह पूछ ली जाए तो कौन सी है? बदनौर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अब प्रश्न है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बदनौर ब्यावर में जो कुशाल माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका, चूकी माता चूकी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। चूकी देवी के नाम से प्रसिद्ध है।
ठीक है, जो कि देव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? जिला पूछा जाए तो बीकानेर। कहाँ पर? जिला पूछा जाए तो बीकानेर, और स्थान पूछा जाए तो देशनौ। ठीक है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनौ, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो जो करणी माता का मंदिर है, यहाँ पर सफेद जो चूहे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा। और ऐसी कहावतें हैं कि यदि किसी के पेट से यहाँ पर कोई चूहा मर जाता है, सफेद चूहा मर जाता है, तो उसके बदले में चांदी का चूहा, किसका? चांदी का चूहा बनवा कर वहाँ पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रूपनाथ जी के पिता का नाम। ठीक है, लोक देवता थे कौन? रूपनाथ जी। इनके पिता का नाम आपको बताना। ठीक है, तो देखो, बाबूजी थे, इनके बड़े भाई थे कौन? बूढ़ो जी। ये रूपनाथ जी के पिताजी थे। कौन थे? ये रूपनाथ जी के पिताजी थे। ठीक है, रहेगा प्रश्न याद? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भूमि के रक्षक देवता। भूमि के रक्षक देवता कौन थे? भूमिया जी। कौन थे? भूमिया जी या भूमिया जी, इनको हम कहते हैं भूमिया जी या भूमिया जी, इनको हम जानते हैं। चलो थोड़ा सा लोक देवताओं के बारे में भी आज प्रश्न हम थोड़े से पूछ लेते हैं। बाकी कल की जो क्लास होने वाली है, कल की क्लास की मैं आज ही डिटेल आपको बता दूं। कल जो क्लास होगी, कल की क्लास में आपके लिए विगत लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए, कौन से? राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आप भी तैयार होकर के आए। वही प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछने वाला हूँ जो पिछले एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं और जिनको घुमा फिरा कर फिर से पूछे जाने की उम्मीद है। ऐसे प्रश्न पर डिस्कस कल की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में कंटिन्यू बनना है तो चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जो भी क्लास हो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, जो भी लाइव क्लास होगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही क्लास लेने में मुझे अच्छा लगेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और बाकी जो कल की क्लास है उसकी मैंने आपको जानकारी दी, कल की क्लास में कौन से प्रश्न में लेकर के आने वाला हूँ। सभी प्रश्न जो पिछले विगत एग्जामों में पूछे गए, चाहे वो रेट में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, कोई से भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या जिनको घुमा फिरा कर जैसा का जैसा पूछ लिया जाता है, वो प्रश्न मैं आपके लेकर के आने वाला हूँ। देखो
प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। सिलेक्शन की बात करें तो देखिए 2010 की बात मैं करता हूँ। 2010 में एक सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें पूछा गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रश्न गलत हो गया था मुझसे, बिल्कुल गलत हुआ था और सिलेक्शन से मैं थोड़ा सा यहाँ पर रह गया। 2012 का थर्ड ग्रेड, ठीक है, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में यही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर भी वही गलती मैंने की और यहाँ पर भी सिलेक्शन से खत्म हो गया, ठीक है। वेटिंग बाद में हालांकि क्लियर हो गई, पर इस एग्जाम में ये प्रश्न गलत हुआ, चला गया। 2013 सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड सेम पोस्ट जो अभी आपको देखने को मिलेगी वही पोस्ट उस वैकेंसी में भी थी और यहाँ पर भी यही प्रश्न मेरे सामने रिपीट हुआ और इस बार मैं इस प्रश्न को राइट करके आया। जल्दबाजी मैंने नहीं की, ये प्रश्न राइट किया और यहीं से सिलेक्शन हुआ सेकंड ग्रेड 2013 की वैकेंसी से, ठीक है। हालांकि जो थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी 2012 वाली ये वेटिंग क्लियर हुई, रीड के माध्यम से मुझे इसमें भी पोस्टिंग मिली, लेकिन सेकंड ग्रेड यहाँ पर हो चुका था तो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए, जो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे प्रश्नों को रिपीट होने वाले प्रश्न आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपका सिलेक्शन करवाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। एक दो प्रश्नों से आप जाते हो और यही प्रश्न आपके जाते हैं जिनको हम जल्दबाजी में यहाँ पर गलत करके आते हैं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपको पूरे जितने भी रिपीटेड प्रश्न हैं, जितने भी लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कंप्लीट यहाँ पर पूरे प्रश्न में आपके लिए लेकर के आना हो। जो प्रश्न रिपीट होंगे या जिनके चांसेस है कि आगे इस प्रकार के प्रश्न आपको फिर से देखने को मिले, वो सारे प्रश्न हम कल से जो क्लास होगी उसमें आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। उसके लिए मैंने आपको कहा है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो लोक देवताओं से रिलेटेड प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ 2 से 3 जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गोगा जी, ठीक है। कौन? गोगा जी। पंचपीर तो आपको याद होने चाहिए कि पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल है। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी के पिता का नाम क्या था? गोगा जी के पिता का नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फटाफट कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा आप क्लास में बने हुए हो, और ठीक है। गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा, याद रहेगा। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था, ठीक है। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था। ददरेवा कहाँ पर है? वर्तमान में चूरू में स्थित है। कहाँ पर है? चूरू में स्थित है। ददरेवा कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था बाचल। क्या नाम था? माता का नाम था बाचल, ठीक है। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाचल था। जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में विक्रम संवत 1003 में। विक्रम संवत 1003 में, ठीक है। गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ, ठीक है। इनके गुरु का नाम भी आपको पता होना चाहिए।
ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। कौन सा? जन्म दद्रेवा चूरू में होता 1003 विक्रम संवत, माता का नाम बाचल, पिता का नाम जेवर सिंह, पत्नी का नाम और आपको याद रखना है। ठीक है, पत्नी कौन थी कि इनकी पत्नी थी केलम दे। कौन थी? केलम दे। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि केलम दे इनकी पत्नी का नाम। घोड़ी का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। घोड़ी थी इनकी नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। इनके पुत्र का नाम था केसरिया कंवर। क्या नाम था? केसरिया कंवर। ठीक है, मेला कहाँ लगता है? गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? देखो, गोगा जी का जो मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है कहाँ पर? गोगा मेड़ी। कहाँ पर? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। यानी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, अब देखो, जब इनका शीर्ष कट करके ददरेवा में गया, ददरेवा यानी चूरू में, वहां पर शीर्ष गिरा था, तो शीर्ष मेढी के नाम से जाना जाता है। इनका धड़ जहां पर